नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ आज खास मेहमान खास बातचीत में मौजूद है सुनील जागलान। सब जानते हैं देश और विदेश और पूरे भारत में, हरियाणा में। और सुनील जागवान बीबीपुर गांव जींद जिले में आता है। उनके पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। जागलान के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बन चुकी है और लंदन से भी ये सम्मानित हो चुके। 35 लाख का इनको अवार्ड मिला था। सारी बातचीत करेंगे क्योंकि सुनील जागलान ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम उठाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके साथ साथ इन्होंने मां बहन की गालियों के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि मां बहन की गालियां अपने गांव में तो बैन की, लेकिन अड़ोस पड़ोस के कई गांव में कई जिलों में इन्होंने बैन करवाई। मां और बहन की गाली नहीं दी जाएगी और इसको कानूनी अमली जमा पहनाना चाहिए। सारी बातचीत करेंगे सुनील जागलान। जागलान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी नमस्कार। हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जागलान साहब, सबसे पहले सरपंच 2010 में बने थे आप और उसमें बहुत अच्छी सोच लेके आए थे आप। तो आपने एक मुहिम चलाई थी, उसमें मां बहन की गालियों के खिलाफ आपने, तो वो कहां तक आपकी मुहिम पहुंची, कहां तक वो सिरे चढ़ी आपकी? क्योंकि बड़े बड़े सेमिनार भी किए और कई जिलों में आप गए, कई राज्यों में भी गए हैं, तो कहां तक वो मुहिम मुहिम पहुंची आपकी अब तक? और ये मां बहन की गाली का मतलब है क्या? मतलब अक्सर मुंह से सबके निकल जाती है रूटीन में, और आजकल तो फिल्मों में, सीरियल में, इंस्टाग्राम और फिल्मों में पूरी छूट हो गई है। मां बहन की गाली धड़ल्ले से बड़ी बड़ी छोटे छोटे हॉलीवुड सब फिल्मों में गालियां। और आपने एक मुहिम उठा रखी है अलग तरीके की कि मां बहन का भी सम्मान है, उनकी गाली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए। कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, जब मैं सरपंच बना था तो मुझे ज्यादा सा ज्ञान पंचायती राज और सामाजिक परिवेश का तो उस स्तर का नहीं था, क्योंकि किताबों में भी हम इस प्रकार की चीजें पढ़कर नहीं आए थे। और गाली तो नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई कोर्स नहीं है ना जो गाली देने का करवाया जाता हो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया के अंदर कॉमन क्या है? 800 करोड़ की आबादी है। 800 करोड़ की जो आबादी है, सब में कॉमन ये है कि हम सभी ने महिला से जन्म लिया है जी। और महिला के एक ही अंग से हमारा जन्म हुआ है जी। और उस अंग को अपमानित करने के लिए गाली बनाई। हमारे जो रिश्ते हैं, बहन, मां, बेटी, तीन हर एक व्यक्ति के जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर गालियां बनी इन तीनों रिश्तों को लेकर। तो समझिए कि दो दोस्त कैसे अच्छे हो सकते हैं अगर वो आपस में बहन की गाली देते हैं। मैं तो आपके दर्शकों को भी कहूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप आपकी आंखें बंद करके सोचिए कि आपने कितनी बार गालियां दी हैं, कितनी बार अपने दोस्तों को दी हैं और कितनी बार अनजाने में, गुस्से में जब फोन पर बात करते हो, आसपास आप कुछ भी नहीं देखते कि कौन किस उम्र का है। या कई लोग तो घर पर भी जब घरेलू हिंसा करते हैं तो वो गालियां देते हैं। और ये भी खास बात है, सभी ने सीखी घर से है। जी। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे घर तो गाली नहीं दी जाती, लेकिन हमारा बच्चा देता है। वो बच्चा इसलिए देता है, उसने अपने किसी क्लासमेट से सीखी, लेकिन उसके क्लासमेट ने घर से सीखी। अगर उसने भी घर से नहीं सीखी, उसने जहां से सीखी उसके क्लासमेट ने घर से सीखी। तो ये जो है किसी न किसी के घर से शुरू होती है और फिर सोसाइटी में इस तरीके से फैलती है। जिस अंग से हमारा जन्म हुआ, उस अंग से पीरियड आता है, माहवारी आती है, उस पर तो हम बात करने का कभी विशाल हृदय नहीं दिखाते हैं, लेकिन उस अंग से जुड़ी हुई गाली आसानी से दे देते हैं। तो ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। आपको जब कोई वायरस होता है, बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो। जी। एक्चुअली दिस नीड्स टू बी ए साइकोलॉजिस्ट ना, कि लोगों को मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। गाली देना एक मानसिक रोग है और मैं तो भारत ही नहीं नेपाल में भी काम करता हूँ
जी। तो हमारे साथ सुनील जागलान खास बातचीत में मौजूद हैं। जागलान साहब, 2010 में मुहिम चलाई थी, कितने साकार साबित हुई आपकी मुहिम, क्या लगता है? और हरियाणा प्रदेश में तो गाली से शुरुआत होती है, गाली से बात खत्म होती है, और यहां तक कि कई मेरे पास और भी पर्सन है, आप कहते हैं कि बेटा और बेटी, बेटी को भी बेटा बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस है, और ये भी कहीं ना कहीं बेटियों को थोड़ा सा एक स्वाभिमान, उसको कहीं ना कहीं बेटा ताकतवर शब्द होता है, इसलिए हम वो भी जानना चाहेंगे। साथ साथ 2010 में मुहिम शुरू की थी अपने गांव से, अपने बीबीपुर से। आपके गांव में कितना, आप हम क्या समझे, अभी लोग देख रहे हैं पूरे भारत के, पूरे हरियाणा के, तो गांव में गाली गलौज बंद है, और आपके स्कूल में, पहले तो आपके गांव से शुरुआत करेंगे। हाँ, मैंने मेरे गांव से शुरुआत की। मैं यूं नहीं कहता कि मेरा गांव पूरा बदल गया। एक चीज में तो बदला है, मेरे गांव में कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती। इंडिया का पहला गांव है। हमारे गांव में लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम था, हरियाणा का पूरे भारत में सबसे कम था। जब हमने बेटी बचाओ और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए महिला ग्राम सभाएं, महिलाओं को पहली बार खाप पंचायत में निमंत्रण, उनकी भागीदारी तय करवाई, तो इन सारी मुहिमों से ये फर्क तो पड़ा कि बीबीपुर देश का अकेला ऐसा गांव डिक्लेयर हुआ है जिसमें पिछले 8 साल से कोई भी फीमेल फिटिसाइड नहीं होता है। गाली में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। उसके अलावा ये भी हुआ है कि गाली देने वालों को आज के समय रोक दिया जाता है, उनको टोका जाता है, क्योंकि जो अमूमन आम बात बन गई है, लोग उसका हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि गाली देने से क्या होता है, कौन रुकेगा। रुकते हैं। लाखों लोगों ने गालियां छोड़ी हैं। घरों में गाली बंद घर करके चार्ट लगता है। 65,000 घरों में तो हमने चार्ट लगाया है। हर घर के सदस्य का उस पर नाम लिखा होता है। हर डेट वाइज एक दिन में दी जाने वाली गालियों की संख्या भी लिखी होती है। तो हमारे एफर्ट बड़े जमीनी स्तर पे हैं और जमीनी स्तर पर बड़े कारगर साबित हुए हैं। और हजारों की संख्याओं में युवा युवतियों के, जब यूनिवर्सिटी में मैं सेमिनार, बड़े मोटिवेशनल शो आयोजित करता हूं, वहां लोगों को एहसास होता है, उनको समझ आती है बिल्कुल। और कितने हजारों लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि आपका वीडियो देखा, किसी ने बताया ही नहीं, कभी हमने सुना ही नहीं, पहली बार सुना। और फिर थैंक्स टू मीडिया की वो ऐसे विषय को, सामाजिक विषयों को, जैसे आपने आज हरियाणा न्यूज 24 के माध्यम से अब दिखा रहे हैं, आपके दर्शक सुनेंगे, तो न जाने कितने लोगों के मन में भाव आएगा और वो खुद पर रोक लगाएंगे। जागरण साहब, ये मुहिम बहुत डिफिकल्ट आपने उठाई है, क्योंकि गाली गलौज भारत और हरियाणा, यहां शुरुआत, सुबह की शुरुआत गाली गलौज से होती है। अब तो फिल्मों में भी खुला छूट भी दे दिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टेलीफिल्म, सीरियल जितने भी आ रहे हैं सब में अब छूट भी दे दी सेंसर बोर्ड ने, आप गाली दे सकते हो। और गाली भी बहुत, मतलब सुनने की काबिल नहीं होती, फिल्म आजकल देखने वाले में नहीं रही, वहां तक भी आने लगी। तो क्या चाहते हैं आप? तो वास्तव में ही ये जो कानून बनना चाहिए, ये उसके बाद वो कहते हैं ना, बिगड़ डर के, बिगड़ भय के परित नहीं होती, तो भय थोड़ा सा जरूरी है। क्या लगता है, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जिस समय हमारा शो चल रहा है, अंधेरा है ना, सुबह सूरज भी आता है, तो आशाएं तो बनी रहती हैं। बुराई अपना जाल फैलाती है, लेकिन उसमें उजाला करने के लिए किसी ने मना तो नहीं किया है जी। तो अपने स्तर पर, हमारे टीम सदस्यों के स्तर पर, देश भर में अलग अलग जगह वॉलेंटियर हैं जो हमारी इन मुहिमों से लाखों युवा युवतियां जुड़े हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमसे जितनी कोशिश होती है वो करते हैं। मैंने तो प्रधानमंत्री जी को लिखा था, प्रधानमंत्री जी काफी सुनते हैं इन बातों को। आपकी 9 बार तारीफ कर चुके हैं, आपकी 9 बार तारीफ, मन की बात में 9 बार आपकी तारीफ के पुल बांध चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं और फोन भी किया उन्होंने, और उसके बाद आप देखिए कि जब कोई सुझाव देते हैं तो वो मानते भी हैं। चाहे लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने का सुझाव था हमारा, उस पे कैबिनेट की मोहर लग चुकी है।
और गाली के विषय पर भी उन्होंने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से बोला है। तो प्रधानमंत्री तो मतलब सामाजिक विषयों पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आपने आजाद भारत में जगन्नाथ साहब आपने शुरुआत आजाद भारत में आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आम व्यक्तियों के अभियान उठाकर इतने बड़े स्तर पर लाने वाले किसी भी देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं। की जगन्नाथ साहब आपने शुरुआत की थी, राष्ट्रीय अभियान चलाया था आपने, बेटी हूं बेटी बोलिए। ये अभियान क्या था, कुछ बताना चाहेंगे? बेटी हूं बेटी बोलिए। ये तो कई साल से हम कोशिश कर रहे थे। अभियान का नाम हमने अभी इसको दिया है। ये क्या है कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आप किसको क्या बोलते हैं। मैंने बहुत बड़ा सर्वे किया है पिछले 7-8 साल में। जैसे आप हरियाणा में कह रहे हैं कि इतने प्रतिशत, मेरे पास गालियों का भी डाटा है कि कितने प्रतिशत लोग गालियां देते हैं। मैं मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा 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 जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे जो हमने डेटा इकट्ठा किया है सालों से, शुरू से ही छोटी जो बच्ची होती है उसको बेटा कह के संबोधित करना शुरू कर दिया जाता है। उसी घर में उसका भाई है उसको बेटा ही बोला जाता है, उसको कभी बेटी नहीं बोला जाता। लेकिन उसकी आइडेंटिटी को छीना जाता है। जगन्नाथ साहब, ये तो बेटा बेटी का जो आप बता रहे हैं, ये खाली कोई ऐसे नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है वो ही बोलते हैं। ये तो माँ बाप भी बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, आम आदमी बोलता है। ये तो फिर किस किस को क्या? मैं नहीं बोलता। प्रोफेसर, लेक्चरर, पुलिस, आईएएस गाली भी देते हैं, मैं नहीं देता है। वो लोग बोलते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, नंदनी और याचिका, मैं बेटी ही बोलता हूँ। मेरे दोस्त की बेटियों से मिलता हूं, उनको बेटी ही बोलता हूं। किसी से बोलता हूं बहन और बेटी, जो उनका संबोधन बनाया गया है। मैं उनकी आइडेंटिटी छीनने की कभी कोशिश नहीं करता हूं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है, स्वीकार्यता बन जाती है कि सभी ऐसा कर रहे, हम भी ऐसा कर ले। दुनिया में एक ही बात सही है, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो सही है जो सही है, जो गलत है वो गलत है। मुझे पसंद नहीं है। और जब हर एक चीज को लेकर डेफिनेशन बनी हुई है तो वहां पर हम इतनी बड़ी गलती क्यों करें कि एक छोटी बच्ची जब भी होती है तो वो भी आगे जन्म देने वाले या किसी अन्य, जब वो लेक्चरर प्रोफेसर किसी भी फील्ड में आती है तो लड़की को देखकर बेटा ही बोलने लगती है। तो ये कोई लेगेसी निभाने की चीज थोड़ा है। गलत शब्द का प्रयोग करने से असली शब्दों का महत्व समाप्त हो जाता है। मैं आज के दिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आप देखिए मेरी लाइफ की जर्नी जो है खुद कि पहले टीचर, फिर सरपंच, फिर राष्ट्रपति भवन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आज के दिन उत्तर भारत में यूनिसेफ में कंसल्टेंट हूं। मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। भारत में पहला सरपंच जो प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है जी। तो कुछ तो हम ऐसा जरूर नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दी है कि जो चीजें गलत लगे, हमें बोलने का सबको सीधे रूप से अधिकार है, तो अपनी बात रखने का अधिकार है। और जितने लोगों से मिलते हैं, मैं तो हरियाणा न्यूज 24 को कहूंगा कि इसमें आप मेरा नहीं खुद का साथ दीजिए। गलत को गलत कहना सीखिए, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सीधे गांधी जी के भक्त हैं और उन्हीं पर विश्वास करते हैं। और अपने घर जिस गली में रहते हैं उसको ऐसा बनाइए वहां माँ बहन बेटी की गाली ना हो। आपके घर में सैनिटरी पैड रहे, ये देखिएगा। आपकी बहन की पीरियड डेट आपको पता होनी चाहिए अगर आप अच्छे भाई हैं। एक अकेले राखी बंधवाने से आप भाई नहीं बनते। आप उसका हक मार लेते हो जब उसको जरूरत होती है। उसके नाम ना कोई प्रॉपर्टी होती है ना कुछ होता है। तो भाई का जो फर्ज है वो भी आप निभाना सीखिए। और जेंडर इक्वेलिटी में भागीदारी करने के लिए पुरुष को एहसास होना जरूरी है। मुझे एहसास हुआ तो मैं बदल गया, और जिस दिन हरियाणा न्यूज 24 के दर्शकों को भी एहसास होगा तो वो भी जरूर बदलेंगे। लेकिन जगन्नाथ साहब ने एक बहुत गहरी बात बोली आपने,
प्रोफेसर साहब, तो आपने कहा पीरियड की बात हम जहां तक करें, तो पीरियड आज भी हम संकोच करते हैं, और महिलाएं लड़कियां ही संकोच करती हैं आज के जमाने में। पुरुष तो फिर कैसे बहन भाई। तो इसमें आपने एक बात बोली थी कि गाली दे सकते हैं, लेकिन पीरियड बहन का हम ख्याल नहीं रख सकते, यानी कि गाली दे सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? आज भी संकोच है। एक बात मेरा और रहेगा, ये आपने जो मुहिम चलाई है, ये कितने, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, मतलब कहां जाके रुकेगा आपका रथ? रफ तो कहा, पीरियड चार्ट 8 साल से अभियान चल रहा है। 60-70 हजार घरों में पीरियड चार्ट लग चुके हैं, दीवार पर लगे हुए हैं, जिसमें घर की सारी औरतों की पीरियड की डेट लिखी हुई होती है। ऐसा नहीं है, और ये देश भर के अलग अलग घरों में लगा हुआ है। जिन लोगों को समझ में आया है उन्होंने हमारा साथ देना भी शुरू किया है। पीरियड पीरियड के बगैर मेरा, आपका या किसी भी दर्शक का जन्म, हमारी माओ को पीरियड आया है, हमारा जन्म इसलिए हो सका है। हमारी माँ को पीरियड नहीं आएगा तो साइंस क्या कहती है कि जन्म नहीं हो सकता। तो पीरियड पवित्र चीज है, उस पर बात करना, अपनी बहन के पीरियड के बारे में बात ना करना। और हमारी माँ की एक उम्र ऐसी आती है जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, जहां पीरियड बंद हो जाते हैं 45, 50, 52, 55 की उम्र में, और फिर उसकी स्टेज बिल्कुल ही अलग हो जाती है। कोई जीवन साथी है 50 साल का, उसकी वाइफ का पीरियड बंद हो चुका है, और उसको समझ ही नहीं है कि तेरी वाइफ का पीरियड बंद हो गया। उसको मेनोपॉज बोलते हैं। इस पे हमने सर्वे किया, 1% पुरुषों को इसकी नॉलेज नहीं है। मैं गांव और शहर में क्लास चलाता हूँ, उसका नाम है, कैंपेन का नाम है मेनोपॉज क्लासेस फॉर मैन। आदमियों को समझाता हूँ औरतों के जीवन में क्या क्या होता है, मेनोपॉज के बारे में। लोगों की आंखों में आंसू भी देखे। कुछ ने कहा कि यार हमें तो ध्यान ही नहीं आया, हमारी माँ को ये तकलीफ होती थी। तो देखिए, संवेदनशील होने का और मनुष्य होने का, और सबसे खास बात कि हम मानव हैं, और वहां पर होने के बावजूद हम ये नहीं समझ पाते, हम किसी दर्द को महसूस नहीं कर सकते, तो फिर क्या ही फायदा है। पैसे से ये चीजें नहीं खरीद सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। पीरियड चार्ट ऐसा अभियान है जो दुनिया की सारी भाषाओं में आया है। हमारा ये अभियान हरियाणा के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करते हैं हम। खापों को कितना सही कितना गलत मानते हो, क्योंकि कई बार खापों का रोल भी बड़ी, आपने एक लाडो एक वो चलाई है, आप पंचायत लाडो पैरेलल है वो, पैरेलल है वो खाप पंचायत के। तो क्या खापे लाडो जो आपने जो पंचायत चलाई है, क्या खापे उसको सहमत है या मंजूर करेंगे? हमारे पैरेलल खड़े हो जाइए, बैठिए, क्या लगता है? नहीं, हमें सहमति की क्या जरूरत है? सहमति की जरूरत नहीं है। लाडो पंचायत देश का, देखिए कैसा प्लेटफॉर्म है। जब लड़कियों की शादी की उम्र पर सरकार को डिस्कस करना था, तो सरकार ने किसी खाप पंचायत को नहीं बुलाया, सिर्फ लाडो पंचायत को इनवाइट किया। खाप पंचायतों ने, पुरुषों ने इकट्ठा होकर कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र तो 18 से 16 कर दो, 21 नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई खाप के जो नेता है वो बहुत प्रोग्रेसिव भी है, विकासशील सोचते भी हैं, अच्छे तरीके से भी सोचने वाले हैं। सभी एक तरीके के नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो खाप लीडर हैं उनके अंदर पितृ सत्ता है। वो महिलाओं की तरक्की को पूरे तरीके से नहीं मानते हैं, उसको सहन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो पुरुष होना ही वो होता है कि पुरुष सीधे तरीके से महिला की तरक्की को, हम में इतना वो नहीं होता, पेशेंस नहीं होता जो महिलाओं में होता है जी। तो इसीलिए खाप पंचायतों में महिलाओं के बगैर निर्णय होते थे। मैंने खूब कोशिशें की। देश की पहली खाप पंचायत 2012 में बीवीपुर गांव में कराई, जिसमें इतिहास में पहली बार महिलाओं ने खाप पंचायत में भागीदारी की थी। वहां से कितनी सारी नेत्रियां भी निकली, लेकिन बड़ा बदलाव नहीं आया। फिर उनका राजनीतिकरण हो गया, और उसकी वजह से आप देखो आज खाप का कहां वर्चस्व रहा है। कुछ प्रोग्रेसिव खाप लीडर हैं जो पहले भी अच्छे थे, आज भी कई सारे खाप नेता बहुत अच्छे हैं। और खाप की जो ओरिजिनल थ्योरी पौराणिक समय में होती थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे आगे राजनीतिकरण और सत्ता के लालच में
खापों का विनाश कुछ खाप के नेताओं ने कर दिया। तो मुझे इसे मैं कहने में कोई झिझक इसलिए नहीं होती क्योंकि ना मुझे किसी चीज की राजनीति करनी है, ना मुझे किसी चीज का डर है, ना भय है। ये बात जो मैं आपके माध्यम से यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी लिखता हूँ, मैं कहीं मीटिंग में हूँ तो मैं वहां पे भी बोलता हूँ। और सच का युवाओं की भागीदारी तब हो पाएगी जब खाप में सच सीधे तरीके से आएगा, उसमें सभी धर्म जातियों के लोग शामिल होंगे और सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं की होगी। महिलाओं की भागीदारी वो सीधे रूप से स्वीकार्यता नहीं है, तो इसलिए खाप जो है आज के समय मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उनके जारी किए गए कोई भी फरमान या किसी चीज का आज के समय कोई असर नहीं होता है। जी, आपने लाडो पंचायत चलाई है, क्या उसमें 36 बिरादरी की, जैसे खापों में आप मानते हैं खापों में 36 बिरादरी भाईचारा जैसे कई बातें होती है, तो खापों में क्या वास्तव में 36 बिरादरी के लोग होते हैं? तो आपकी लाडो पंचायत में क्या मानते हैं आप, 36 बिरादरी की महिलाएं होती हैं? अभी मेरठ में हुई थी, वहां उसमें मुस्लिम महिलाएं भी थी, हिंदू भी थी, ईसाई भी थी, सिख भी थी। तो जब धर्म की लड़कियां हैं तो जाति की तो अपने आप शामिल होगी और हम पूछते ही नहीं ना। उसमें सीधे तरीके से बड़ी सद्भाव की भावना होती है। मान लो पिछले दिनों जयपुर में हुई तो वहां पर सभी कॉलेज और सभी कॉलेजेस में गांव में काफी दिनों तक मूवमेंट चला कि इस डेट को लाडो पंचायत होगी और उसका जो निर्णय है भारत सरकार को भेजा जाएगा कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 हो या 21 क्या है, क्या रहनी चाहिए, तो लड़कियां ही बताएं। लड़कियों की उम्र 21 साल तो चलो कैबिनेट में बिल पास हो चुका है। और खापों का जब तक आपने कहा युवाओं की भागीदारी हो, खापों का आपकी लाडो को लेके चलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या वास्तव में लाडो पंचायत का आपको जो फॉर्मूला था महिलाओं को आगे लाने का, सशक्तिकरण, नारी की बड़े बड़े बातें होती रहती हैं, कहां तक ये खाली हरियाणा या पूरे भारत में लाडो पंचायत अभी शुरू है? और कैसे लाला जी ये कोई महिला अगर वास्तव में संपर्क करना चाहती है, अगर लाडो पंचायत में आना चाहती है या उस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करना चाहती है, तो कैसे क्या संपर्क किया जाए? लाला जी सामाजिक मुद्दों की चीज होती है, जिस एरिया में करते हैं वहां सोशल मीडिया मीडिया और पर्सनल मीटिंग्स के द्वारा उसका प्रचार प्रसार कई महीनों पहले किया जाता है, एकदम से नहीं रखते हम। अभी पिछले दिनों हमने पीरियड लीव देने के लिए लाडो पंचायत कराई थी। तो उसका जो उद्देश्य है लड़की और महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य है। पिछले दिनों मेवात में लाडो पंचायत हुई, उसका मकसद है मेवात में लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। लाडो पंचायत ने मेवात के अंदर कितने सारे स्कूल कॉलेजेस बनवाए। सोहना में कॉलेज की स्थापना मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो समय आज के समय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर जी उन्होंने की। तो मैं ये कहता हूँ लाडो पंचायत एक मजबूत आवाज है, उसकी अध्यक्ष भी बीच में से जो भी लड़कियां आती है उनमें से ही कोई एक लड़की बनती है, पहले से डिसाइडेड कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ सुनील जागलान खास बातचीत में मौजूद है। भली भांति सभी इनको जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में और बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। सुनील जी, आपने मुहिम चलाई थी जागलान साहब, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है आज जो अल्ट्रासाउंड है, क्या लगता है पूर्णतः बंद हो चुके हैं या फिर बेटियों को आज भी वही हाशिए पे देखा जा रहा है? आज अगर बेटी पैदा होती है, आपकी मुहिम कितना रंग लेके आई है? बाप आपके चेहरे पे क्या रिएक्शन होता है जब बेटी होती है तो अस्पताल में? क्या वही पुराना पैटर्न चल रहा है या फिर आज कुछ बदलाव देख रहे हो? आपकी मुहिम क्या कहती है इसको? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आजाद भारत और आजादी से पहले इससे बड़ा आंदोलन अगर कहें हम तो भारत छोड़ो आंदोलन ही रहा है। ये ऐसी पानीपत की चौथी लड़ाई थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश ने इसको लड़ा है। जी, लड़ाई जारी है। लिंगानुपात में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान ने बहुत सारी ऊंचाइयां छुई है। 10 साल हो गए हैं। 10 साल में जो बदलाव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से आया है, मैं यूं नहीं कहता कि जमीनी स्तर पर 100% आ चुका है, लेकिन सोच में बदलाव लाने पर,
लिंग जांच जो है पहले से 10% रह गई है। उसके अलावा बेटियों के प्रति भाव, बेटियों के प्रति योजनाएं, बेटियों के लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनकी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सरकार के द्वारा करीबन 200 के करीब अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन को आगे बढ़ा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 365 दिन में से 250 दिन तो उनके किसी न किसी वक्तव्यों में महिलाओं और लड़कियों की आजादी, उनकी शिक्षा, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इस बारे लगातार ट्वीट्स होते हैं, उनकी स्पीचेस में बात होती है। और ये वहीं से शुरू होता है, लिंग जांच, फिर जन्म, फिर बेटी को बेटा ना बोलना, बेटी के पोषण का ख्याल रखना, फिर जब वो पढ़ने योग्य हो उसको स्कूल में अच्छे तरीके से लेकर जाना, उसके पोषण का ख्याल रखना, फिर उसके पीरियड का ख्याल रखना, फिर उसकी शादी की उम्र के लिए उसको आजादी देना, उसको पढ़ने की पूरी आजादी देना, जिस गांव शहर में रहते हो उसको लाइब्रेरी में पढ़ने देना, उस गांव के सरपंच के द्वारा गांव में लाडो पुस्तकालय बनाना। इस तरीके की चीजें जब हम लड़कियों को बगैर किसी इफ बट के देने लग जाएंगे तो उस दिन हमारा जो मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो पूरे तरीके से धरातल पर लागू हो जाएगा। जी, क्या लगता है समानता आई है लड़का और लड़की में आज के दिन? क्या लगता है कितना प्रतिशत आप मानते हो सही? देखिए, हमें प्रयास लगातार करना पड़ेगा। बड़ा बदलाव हुआ है लेकिन पूर्णतः बदलाव नहीं हुआ है। पूर्णतः बदलाव के लिए अभी कई दशक लगेंगे। जी, जागरण साहब, चलते चलते हमें इतना बताइए, आप आपकी मुहिम अच्छी है और मोदी जी आपकी बार बार तारीफ करते रहते हैं। मन की बात में कई जगह अवार्ड आप ले चुके हैं, कई आपकी फिल्में बन चुकी हैं, आपके सीरियल बन चुके हैं, दूरदर्शन पे आपके कई फिल्में बन रही हैं। आप काम मुहिम अच्छी छेड़ रखी है, अच्छे काम कर रहे हैं। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, महिलाएं लाडो पंचायत के लिए, जो लोग जो सरपंच तो दिशा निर्देश लेना चाहते हैं, तो कहाँ कैसे आपसे बातचीत करें, कौन सी वेबसाइट पे जाएं, कैसे आपसे संपर्क किया जाए उन लोगों को? वैसे तो आजकल गूगल पे सब कुछ है, सोशल मीडिया पे मैसेज आने पर भी मैं पूर्णतः जवाब देता हूँ। सुनील जागलान नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी है। 9466014051 94,660 14,051 ये व्हाट्सएप नंबर है। हम भी सामान्य से व्यक्ति हैं, कोई मैसेज करता, कोई जरूरत के लिए कॉल करते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी उनकी अनेकों प्रकार की समस्याओं के बारे में संपर्क करती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक के लिए उपलब्ध हो सके। उसमें अगर कोई मैसेज मिस हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज पूरी तन्मयता के साथ और ईमानदारी के साथ जिस भाव से सोशल मीडिया पे दिखते हैं, आपके सामने जो कहा है उतने ही ईमानदारी से काम करते हैं। तो छोटे दो प्रश्न है जागरण साहब, आपको क्या लगता है ये लड़की के अधिकारों का हनन है? दूसरा, क्या वास्तव में कानून बनना चाहिए आपकी नजर में? क्या इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? आप लड़की माँ और बहन को गाली देना आपस में दोस्त या कोई भी किसी भी तरीके से, क्या क्या लगता है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, पहले समाज की जो रिवायतें हैं उनको बदलने की जरूरत है। हर एक चीज पे कानून काम करेगा तो उस तरीके से उस पे बदलाव नहीं हो सकेगा। अभी तो स्कूल, यूनिवर्सिटी और घर के स्तर पर इस पर कार्य करने की जरूरत है। हाँ, कानून, फाइन का कानून और मजबूत होना और उसके अलावा कुछ सजा का जो प्रावधान है हम कोशिश कर रहे हैं। पहले भी अश्लील शब्दों के लिए 3 माह का कानून है, जुर्माना भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉलिड बनवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। पिछले दिनों इस विषय पे लाडो पंचायत भी हुई थी, उसको भारत सरकार के पास सुझाव के साथ भेज दिया गया है। होपफुली कोशिश करें। बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह थे, उनकी हमने शिकायतें की हैं। बहुत सारे रेडियो शो जो दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल में चलते हैं, उनके साथ भी हमारा 7-7, 8-8 दिन का कंटिन्यू शो चला है। मतलब और लोगों के खूब फोन कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया पे सब कुछ आया है। बदलाव हो रहा है। कानून की भी जरूरत है। 2 चीजों की जरूरत है, एहसास होना और कानून का डर होना। ये दोनों चीजें चाहिए। जागरण साहब,
सरपंच का मकसद बनने का क्या था, फटाफट इतना बताइए। आप सरपंच बने 2010 में, तो क्या मकसद था सरपंच बनने का? तो अपना खुद का अपना दिमाग या अपना खुद मन चाहता था? जागलान साहब खुद चाहते थे मैं सरपंच बनूं गांव का, या फिर गांव का प्रेशर था, या फिर जागलान साहब ने कुछ बड़ा सोचा था सरपंच बनने के बाद कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता हूं मैं? क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो देखिए उस समय एक कॉलेज में डायरेक्टर था और मेरा मकसद नहीं था, लेकिन गांव की समस्याओं को देखा, एक आईएएस के साथ कहा सुनी हुई, और फिर गांव में बदलाव के लिए ही मैंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा। और बनकर भी मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी कि पंचायती राज क्या है। एक साल भर मेरा वेस्ट भी गया। उसके बाद पंचायती राज की व्यवस्था को मैंने बदल कर रख दिया। पंचायती राज में डिजिटलाइजेशन से लेके मनरेगा, आज जो लाइब्रेरी गांव गांव बना सकते हैं, इसके लिए केस तक लड़े हैं। उस समय की सरकारों ने कितनी सारी इंक्वायरीज और कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। और जो भी हुआ है, मैं तो मेरी जिंदगी का आज भी स्वर्णिम काल है। मैं जिस भी भूमिका में रहता हूँ, आज के दिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर के पद पर हूँ, तो वहां पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में काम कर रहे हैं। और जब सरपंच के पद पर कार्य कर रहे थे, तो वहां पर भी इसी तरीके से रोल अदा कर रहे हैं। क्या दोबारा सरपंच बनना चाहेंगे गांव का, बीबीपुर का? राजनीति का कोई ऐसा नहीं है। मेरा मकसद है कि अभी 150 गांव में सरपंच हूँ मैं इस समय। 150 गांव में आप देखेंगे सेम बीबीपुर मॉडल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट लागू हुआ है। और वहां पर 100 गांवों का इकट्ठा सरपंच मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बनाया जब स्वाट ग्राम परियोजना लागू हुई। तो अब हम इस तरीके से काम करते हैं कि देश भर की पंचायतों में अपने विजन को आगे लेके जाते हैं। भारत सरकार के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जिसमें पंचायतों के सशक्तिकरण और क्वालिटी विलेज पर काम किया जा रहा है। तो उनके द्वारा देश भर के अलग अलग हिस्सों के गांवों में काम कर रहे हैं, और पत्थर लगा होता है बाकायदा बीबीपुर मॉडल का। तो मेरे ख्याल से सारे गांव हमारे ही गांव हैं जी और इसकी कोशिश है। जी। जागलान साहब, चलते चलते भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं गांव के लोगों को कहूंगा, अपने गांव में सरपंच को कहकर ग्राम सभाएं करवाओ। आप अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे होने का फायदा आपके गांव के लोगों को दो। गांव के अंतिम व्यक्ति जिनको की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आप चाहे सरकारी नौकरी पे है, प्राइवेट में है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे कम से कम 2 से 3 लोगों को ढूंढो और उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाओ। एक बात। दूसरी बात, अपनी ग्राम पंचायत के चारों तरफ है ना, एक ऐसा जाल बनाओ कि वो कभी गलत ना कर पाए। ग्राम सभाओं में सीधे तरीके से भागीदारी करो, और जहां पर अच्छा कार्य करने का मौका मिले वो करो। जब कहीं कहीं से गुजरो, सोशल मीडिया के द्वारा कोई समस्या दिखे, उसे एड्रेस करना मत भूलो। जिस भी स्टेट से गुजरो, मैं तो जहां से गुजरता हूं उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर और उसका सीएमओ ऑफिस, मतलब देश में सबसे जबरदस्त सीएमओ जो ऑफिस है, सीएमओ हरियाणा वाला, इतना जबरदस्त है कि उस पर टैग करके आप कोई समस्या डालते हैं, आपको 5 से 7 मिनट में रिवर्ट आ जाता है। तो मैं तो दूसरे स्टेट्स में जाता हूँ, अपने हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ इस बात का, और दूसरे प्रदेशों में भी हम इस प्रकार से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। आपके पास जो भी ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाइए, बांटिए, शेयरिंग कीजिए, और समस्याओं को समस्या ही बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की बजाय समस्याओं के समाधान खोजकर माई गांव ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और सरकार को वो सुझाव भेजें। मैं भी गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, कितने सारे सैकड़ों सुझाव सरकार को दिए, इंप्लीमेंट हुए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह सामान्य हूँ, आप भी मेरी तरह सामान्य हैं। तो जो छोटे छोटे से मूवमेंट अपने गांव से शुरू किए और आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वही काम आप भी आपके गांव से, शहर से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज 24 और लांबा जी आपका, आपके सरल शब्दों का, और बड़े बेहतरीन तरीके से आपने हमारी पूरी जर्नी को सभी दर्शकों तक पहुंचाया। उसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ ये सुनील जागरण खास बातचीत में बने होते, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।